देखो इसमें कोई कहना वहना कुछ नहीं, डायरेक्ट आधा घंटा क्लास चले, 1 घंटा क्लास चले, 2 घंटा क्लास चले, कुल मिला के हमें क्या करना, टॉपिक पर बात करनी है। ठीक है, ना हमें तुम्हारे घर की बातों को सुनना है, ना अपने घर की बात बतानी है। ठीक, कल आपको ये बताया गया था और पढ़ाया गया था कि यहाँ पर जो पूर्वी घाट था, देखो नहीं बन रहा क्या, ये यहाँ पर जो पूर्वी घाट था ना ये, और इस साइड पर क्या है, पश्चिमी घाट। कल इनको सबको हम पढ़ लिए थे। अब हमारे पास जितने समुद्र हैं उन समुद्रों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए हमारे पास अगर हम समुद्रों की बात करें तो अरब सागर है हमारे पास। ठीक है, समुद्र में अरब सागर के बाद हिंद महासागर है हमारे पास, और उसके बाद कच्छ की खाड़ी है, और कच्छ की खाड़ी के बाद खंभात की खाड़ी। ठीक है, खंभात की खाड़ी ये भी हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास लक्षद्वीप सागर है। कौन सा समुद्र है, लक्षद्वीप सागर। मन्नार की खाड़ी, वैसे मन्नार की खाड़ी तो श्रीलंका में है, लेकिन भारत से इसका रिश्ता है तो इसे भी हम कवर करेंगे। मन्नार की खाड़ी के बाद अगली जो हमारी खाड़ी है, जैसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। कौन सी, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के बाद अंडमान सागर, अंडमान सागर ये हो गया। और अंडमान सागर के बाद हमारा जो अगला है जिसे हम कहते हैं पाक की खाड़ी। ठीक है, पाक की खाड़ी। तो ये 8 समुद्र हैं और इन 8 समुद्रों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये 8 समुद्र जो अभी इसमें नाम लिखे गए हैं इनका संबंध हमारे देश से है। ठीक, तो सबसे पहले इन 8 समुद्रों की लोकेशन देखते हैं, कहाँ पर कौन सा समुद्र है, फिर उसके बाद इनमें गहराई से पढ़ेंगे। ठीक, इस तरह से शुरू करते हैं। तो लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये जो समुद्र है, इस समुद्र को हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। इसका क्या नाम दिया गया है, नहीं अरे यार काम क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, मैं भी मतलब हम रबड़ को दबा रहे हैं। चलिए, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी। हाँ, करने लगा काम। ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी है। कौन सा समुद्र, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, यही आपकी खंभात की खाड़ी है। ये देखिए, लोकेशन बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए लोकेशन, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगर उस चीज़ को हमें पता चल गया कि ये चीज़ यहाँ पर है तो हमें पहुँचने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी, है ना। लोकेशन बहुत ज़रूरी है। अब ये जितना आप देख रहे हैं ये टोटल कच्छ की खाड़ी है, और ये आप जितना देख रहे हैं ये खंभात की खाड़ी है। बाकी शेष जितना आप देख रहे हैं जल दिख रहा है ना आपको, ये जो ब्लू कलर है ये टोटल अरब सागर है। कौन सा है, अरब सागर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, और इसी लक्षद्वीप के इस साइड पर एक सागर है जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप सागर। ठीक है, लक्षद्वीप सागर। ठीक, जो 1 रुपये 2 रुपये के मैप के आते हैं ना नक्शा, ठीक है, भारत के, तो उनमें लक्षद्वीप सागर को नहीं देता है। जब आप बड़ा का कोई तगड़ा लोगे मैप तो उसमें बारीकी से छोटी छोटी जानकारी उसमें रहती है। ठीक है, हाँ,
तो ये मत कहना कि सर जी हमारे मैप में लक्षद्वीप सागर नहीं है, बाकी तो सब है, लक्षद्वीप नहीं है। ठीक है, तो लक्षद्वीप के पूर्व साइड पर लक्षद्वीप सागर स्थित है। ठीक, हाँ। अब देखिए यहाँ पर ये वाला, ये श्रीलंका है आपका, और ये जो जगह दिख रही है ना, यहाँ पर आपकी मन्नार की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी के बाद ये जगह दिख रही है, यहाँ पर आपकी है पाक की खाड़ी। किसकी खाड़ी है? पाक। ठीक, बाकी शेष ये जितना है ये आपका क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी जान गए, अरब सागर जान गए, कच्छ की खाड़ी जान गए, खंभात की खाड़ी जान गए, मन्नार की खाड़ी जान गए। ठीक है, शेष ये जितना नीचे है ना श्रीलंका के नीचे, ये इंडियन ओशियन हमारा, जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर इस साइड नहीं है, इस साइड भी नहीं है, किधर है? दक्षिण में। ठीक है, ना तो पश्चिम में है और ना ही पूरब में। हिंद महासागर हमारा कहाँ है? दक्षिण में है। ठीक, अब चलते हैं आगे। इतनी बात तो हम पढ़ लिए, जान गए। ठीक है, लोकेशन। अब इधर की लोकेशन और देखते हैं, क्योंकि एक समुद्र और है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और इस केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं अंडमान निकोबार, ये तो कहा जाता है। और देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में ये वाला जो आप पानी देख रहे हैं, ये अंडमान सागर है। कौन सा सागर है? अंडमान। इसी अंडमान सागर में एक द्वीप है और उस द्वीप को कहते हैं बैरन। कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप। दक्षिण एशिया की मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया की मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। बस मतलब उसमें लावा निकलता है, और वो उस पर कब्जा किस देश का है? तो भारत का है, हमारा कब्जा है, समझ लीजिए। ठीक, तो लोकेशन आप समझ गए। ठीक, अब लोकेशन आप समझ गए तो अब चलते हैं एक एक सागर, एक एक खाड़ी को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी विशेषता जानते हैं, सब चीज़ें। शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं किसको? सबसे पहले लेते हैं ये। अब देखिए ये स्पेशल अरब सागर का है मैप, दिख रहा है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला दिख रहा है, तो इसका कलर थोड़ा चटक है ना कि फीका है? इसका फीका नीचे का जो है वो चटक है ना। मतलब देखिए ये आसमानी ब्लू दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब जब इसका कलर अलग है तो इसका नाम भी तो अलग होगा। तो देखिए जब इसका कलर अलग है तो इसका नाम भी अलग है, और इसी को हम कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। अब सुनिए अरब सागर किससे किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए अरब सागर के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर स्थित है अरब सागर के दक्षिण में। अब इसके इधर देखिए अरब सागर की इस साइड पर ये तुम्हारा क्या है? ये भारत है। क्या है? भारत है। अब देखिए ये गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो पानी आप देख रहे हैं ये अंदर ये घुसा हुआ है, ये कच्छ का है, और ये वाला दिख रहा है ये खंभात है। तो अब ज़रा सोचो क्या बोलते हैं, खंभात और कच्छ में पानी किस सागर का है? तो अरब सागर का ही तो पानी है भाई। जब आपको मैं बता दूं, देखिए समुद्र की चौड़ी जलराशि, समुद्र की चौड़ी, बड़ा आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक समुद्र है, ये ठीक है। अब ये बहुत बड़ा इसका आकार है, तो अब बहुत बड़ा आकार है तो क्या उसको हम खाड़ी कहेंगे? क्या उसे हम सागर कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे। एक बहुत बड़ी जलराशि है तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? महासागर।
क्या कहेंगे? महासागर। लेकिन सागर किसे कहेंगे? तो देखिए सागर में क्या होता है, एक बहुत बड़ी चौड़ी जलराशि समुद्र की, जब किसी देश मतलब जब दो देशों के बीच में एक लंबा गैप हो और वो वहाँ पर प्रवेश कर जाए, तो देखिए ना दो देशों के या दो महादेशों के बीच में लंबा गैप है कि नहीं? देखिए ना, ये तुम्हारा ये वाला जो क्षेत्र है ये अरब प्रायद्वीप है और ये वाला हमारा भारत है। तो अब देखिए ना लंबा गैप दिख रहा कि नहीं दिख रहा? लेकिन पानी किसका? हिंद महासागर का ही तो है। अरब सागर में जो पानी है वो किसका है? वो हिंद महासागर का ही है, कोई अलग से नहीं आ गया इसमें पानी। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या है, हिंद महासागर की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर अरब सागर की जो लंबाई चौड़ाई है वो हिंद महासागर की अपेक्षा बहुत कम है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन पानी किसका है? हिंद महासागर का। अब इधर भी ज़मीन है और इधर भी ज़मीन है, लेकिन लंबाई कम है, चौड़ाई उनकी कम है, तो जिसके चलते इसको हम क्या कहेंगे? सागर कहेंगे। क्या कहेंगे? सागर। और जहाँ पर और ज़्यादा लंबा हो और ज़्यादा चौड़ा हो, ठीक है, जो देश तो छोड़ो ना, कम से कम सैकड़ों देश अपने में समेट के रखा हो, तो वो फिर महासागर कहलाएगा। बात समझ में आई? चलिए, आप महासागर जान गए, खाड़ी सागर जान गए। अब मैं तुम्हें खाड़ी बता दूँ। देखिए खाड़ी का मेन अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारी ज़मीन है, ये क्या है? ज़मीन है। अब आप देखे होंगे कि जब कभी नदी में बाढ़ आती है, ठीक है, तो नदी मिट्टी को काटती है कि नहीं काटती? काटती है। तो जब मिट्टी को काटती है तो कभी कभी काटते काटते नरवा बना देती है। नरवा का मतलब ये होता है कि एक चौड़ा थोड़ा नहर जैसा, ठीक है, थोड़ी दूर तक बना देती है, काट काट के मिट्टी कट जाती है, या ऊपर से कोई पानी की जलधारा आ रही तो वो काट दी, तो उसमें फिर उस नार में या उस नाली में, जैसे हम नाली कहेंगे, नाली क्या वो नाली की चौड़ाई कम होती है और जो नाला होता है उसकी चौड़ाई क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसको नदी में के किनारे हमारे आसपास की जो भाषा में कहते हैं उसे नार कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? तो उसमें किसका पानी जाएगा? नदी का ही तो जाएगा। तो वैसे ही समुद्र भी क्या करता है कि जब मिट्टी को काटते काटते अब घुस जाता है यहाँ पर उसका पानी, तो ये तीन तरफ ज़मीन से घिर जाता है। कितनी तरफ घिर जाता है? तीन तरफ। तो जब समुद्र का जल तीन तरफ से ज़मीन से घिर जाएगा तो इसी को हम कहेंगे खाड़ी। क्या कहेंगे? खाड़ी। समझ में बात आ गई? ठीक है। समुद्र की वह जलराशि जो जल से तीन तरफ से घिर जाए उसी को हम कहते हैं खाड़ी। अगर वो सकरी है तो गल्फ कहलाएगी, अगर चौड़ी है तो फिर वे कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वे। चौड़ी है तो बे और सकरी है तो गल्फ। कोई दिक्कत समझ में आ गई? खाड़ी किसे कहते हैं? लेकिन पानी किसका है? तो पानी सागर का ही रहता है, पानी महासागर का ही रहता है। जैसे कि अरब सागर पर पानी किसका है? हिंद महासागर का। लेकिन बंगाल की खाड़ी में पानी किसका है? तो उसमें भी हिंद महासागर का ही है। कैसे है? जब बंगाल की खाड़ी अभी पढ़ेंगे तब बताएंगे उसमें कैसे है। ठीक, हाँ। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, पढ़ते हैं हिंद महासागर को, अरब सागर को, कच्छ की खाड़ी को, खंभात की खाड़ी को। छोटी छोटी जितनी बातें हैं सब आपको बताएंगे और क्लास लंबी होगी क्योंकि पूरा आज कवर करेंगे। ठीक, हाँ। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा भारत है ना। देखिए, हिंद महासागर अरब सागर कितने देशों को टच करता है? तो देखिए, सबसे पहले ये भारत के बाद यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। कौन सा? पाकिस्तान। ये, और पाकिस्तान के बाद इस साइड पर आपका ईरान पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है? ईरान। ठीक।
अब देखिए यहाँ पर एक कट लगा है कि नहीं लगा, ये तो ये जो खाड़ी है ना, इस खाड़ी को कहा जाता है ओमान की खाड़ी। किसकी खाड़ी? ओमान की। ठीक है, ये और ये जो आप देख रहे हैं ये ओमान देश है। कौन सा देश है? ओमान। और ये जो आप देख रहे हैं ये यमन है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए हिंद महासागर अरब सागर एक तो भारत से जुड़ा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तीसरा ईरान से जुड़ा है, चौथा ओमान से जुड़ा है और पांचवा यमन से जुड़ा है। कौन से देश से? यमन। ठीक है, अब देखिए यमन के साथ साथ ये वाला आप देश देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये तुम्हारा अफ्रीका महाद्वीप का देश है। किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसी को हम कहते हैं सोमालिया। क्या कहते हैं? सोमालिया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है और ये क्या है? सोमालिया। सोमालिया में समुद्री लुटेरे बहुत रहते हैं। अब तुम ये समझ लो, अगर हमारे मुंबई से कोई हमारा जहाज़ जा रहा है तो यहाँ पर बहुत ख़तरा रहता है। ये लूट लेते हैं, पूरा जहाज़ का जहाज़ लूट लेते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर समुद्र। तो अरब सागर तुम्हारे कितने देशों से जुड़ा हुआ है? तो अरब सागर आपका टोटल कितने देश हैं? 6। तो पहला लेते हैं भारत। अरब सागर हमारा भारत से जुड़ा है। दूसरा पाकिस्तान, ये भी अरब सागर से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के बाद ईरान, ये भी हमारा अरब सागर से जुड़ा है। और ईरान के बाद आपका ओमान, ये भी अरब सागर से जुड़ा है। और ओमान के बाद आपका यमन, ये भी अरब सागर से जुड़ा है। और सोमालिया। ठीक है, अब देखिए अरब सागर कहीं ना कहीं देखा जाए एशिया के 5 देश और अफ्रीका का 1 देश, इनसे हमारा अरब सागर जुड़ा है। और अरब सागर 2 महाद्वीपों से जुड़ा है। ये आप देख रहे हैं जितना ये, तो ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया। और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा ना टुकड़ा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2 महाद्वीपों से अरब सागर जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत? समझ में इतनी बात आ गई? अब देखिए अरब सागर की अगर हम बात करें, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अरब सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए अरब सागर के तट पर हम इधर का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भारत से बनते हैं, तो हम भारत से ही पढ़ेंगे अरब सागर को। बात समझ में आ रही? लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम अदर देशों से कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जानकारी बेकार किसी चीज़ की नहीं होती, जानकारी होनी चाहिए। शुरू करते हैं। अब देखिए अरब सागर का प्राचीन नाम, इसका जो प्राचीन नाम है ना वो सिंधु सागर है। कौन सा सागर है? सिंधु सागर। ठीक है, ये अरब सागर का प्राचीन नाम सिंधु सागर है। इसका नाम सिंधु सागर क्यों पड़ा? अरब सागर का नाम सिंधु सागर क्यों पड़ा? यह भी एक कारण है, तो ये भी जान लीजिए। देखिए हमारे एशिया में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता है, जैसे हमारी गंगा नदी हो गई, ठीक है, सिंधु नदी हो गई। ये एशिया की 2 ऐसी नदियां हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में विख्यात है। आप ये समझें, पूरी दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं कि जो डॉल्फिन मछली होती है ना, वो उन्हीं नदियों में पाई जाती है जिनके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? जिनके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वहीं पर डॉल्फिन पाई जाएगी। और हमारे यहाँ दोनों नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है। सिंधु में भी डॉल्फिन पाई जाती है और गंगा में भी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि गंगा और सिंधु ये भारत की 2 ऐसी नदियां हैं जिनके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है।
अदर नदियों की तुलना में। और यही कारण है कि हमारी गंगा नदी के जो पानी है ना, इसमें बैक्टीरिया फेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जिसके चलते गंगा के पानी में कभी कीटाणु नहीं पड़ते। समझ में बात आई? हाँ। और पाकिस्तान में भी सिंधु नदी बहती है, वहाँ डॉल्फिन पाई जाती है। जिस तरह हम डॉल्फिन का शिकार नहीं करते, हमारे यहाँ आप डॉल्फिन का शिकार नहीं कर सकते। अगर आप शिकार करते पकड़े गए तो समझ लीजिए कि उम्र कैद आपको होगी। और होना भी चाहिए भाई, कुछ चीज़ों को हमें बचा कर रखना है आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है। तो वैसे पाकिस्तान में भी वो हर चीज़ खाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ नहीं कि जो ना खाते हों, सब चीज़ खाते हैं। लेकिन अगर डॉल्फिन उनके मछुआरों के जाल में फंस भी गई ना, तो डॉल्फिन को नहीं खाते, उसको निकाल लेंगे और दोबारा फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसका नाम सिंधु सागर इसलिए पड़ा क्योंकि अरब सागर में सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है जो गिरती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। बात समझ में आ गई? तो सिंधु नदी के नाम पर इसका प्राचीन नाम क्या था? सिंधु सागर, इसी के नाम पर रखा। और सिंधु नदी की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, नदियों की कोई बड़ाई नहीं कर सकता, नदियों की कोई बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि नदियाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा महान हैं। कोई कह दे कि नदियों की हम बड़ाई कर दें और बड़ाई करने के बाद हम मान जाएंगे कि नहीं बस उसकी इतनी ही बड़ाई है, तो बिल्कुल नहीं। नदियों की तो कोई बड़ाई ही नहीं है, जितनी की जाए उतनी कम है। अरे ज़रा सोचो, हमारा जो मलमूत्र है वो सब कहाँ जा रहा है? नदियाँ ही तो धो रही हैं उसे। कहीं न कहीं सागर की अगर बड़ाई की जाए तो ये भी बहुत कम है। कोई कहते हैं हम सागर की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, बहुत बड़ाई कर रहे हैं, तो भैया तुम कुछ नहीं उसकी कर पाओगे, क्योंकि अपने आप में वो बहुत बड़ा है। बात समझे? महान है सागर। हम सब लोगों का मैल सागर में ही तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीज़ है। तो इन लोगों का हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग अगर हैं तो कहीं न कहीं इन सब की ज़रूरत हमें है, ठीक है। हमें अरब सागर की भी ज़रूरत है, हमें भारत की भी ज़रूरत है, हमें सिंध की भी ज़रूरत है, और हमें गंगा की भी ज़रूरत है। सब की ज़रूरत है। आप ये समझ लीजिए, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे नेचर बना, मतलब जिसे भगवान ने बनाया और वो हमारे काम की ना हो। हर चीज़ हमारे काम की है, केवल यूज करना आता हो सब चीज़, ठीक है। हाँ, अब शुरू करते हैं अरब सागर। देखिए, अरब सागर के तट पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत का गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। बात समझ में आ रही है? ये भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर के तट पर स्थित हैं, ठीक। अब सुनिए, और अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? पश्चिम। पूरब लिख रहे हैं क्या? अरब सागर हमारे देश के पश्चिम में स्थित है, और अरब सागर के तट पर भारत के अनेक बंदरगाह भी स्थित हैं। देखिए, बताते हैं हमारे कौन कौन से बंदरगाह हैं जो अरब सागर के तट पर स्थित हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा बंदरगाह है जिसे हम कहते हैं कांदला। कौन सा है? कांदला बंदरगाह। गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांदला। और इस कांदला बंदरगाह के पास जानते हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश का हो और चाहे वो विदेश का हो, वो यहाँ पर कंपनी खोल सकता है। कांदला के पास अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, तो वो यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्री लगाएगा और उसको
1 रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए, 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसको गवर्नमेंट बिजली फ्री देगी, बात समझ में आई। साथ में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं सब फ्री रहेगा। 1 रुपये गवर्नमेंट उससे यहाँ नहीं लेगी। ठीक है, ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता दूँ। ऐसा इसलिए इसमें हमारी गवर्नमेंट को फ़ायदा है। उसमें शर्त ये रखी जाएगी कि आप जो सामान यहाँ पर बनाओगे वो सामान भारत के अंदर नहीं बेचोगे। बात समझ में आ रही है? भारत के अंदर वो सामान आप नहीं बेचोगे, वो सामान आप और दुनिया के कई देशों में बेचिए। ज़रा सोचिए, सामान तो इंडिया में बन रहा है ना, तो जब सामान इंडिया में बन रहा है और वो सामान पता लग अमेरिका में बिक रहा है तो उसमें हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि सामान हमारे देश से जा रहा है। तो देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, कोई चीज़ का आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट है ना उसमें वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो आपकी फिर इंटरनेशनल जो मार्केट है ना उसमें आपकी वैल्यू घटेगी। तभी आप देखते होंगे कि जो देश आगे बढ़ना चाहते हैं वो देश सबसे कम इंपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, सबसे कम। लेकिन जब मजबूरी आ जाती है कि अब करना ही पड़ेगा तो ही वो करता है। जैसे हमारा भारत है ना, आज हमारा भारत बहुत आगे निकल जाता, सही बता रहे हैं, लेकिन मजबूरी हमारे पास ये आ जाती है कि पॉपुलेशन बहुत अधिक है, और पॉपुलेशन अधिक होने के कारण हमें दूसरे देशों से सामान का आयात करना पड़ता है। ठीक है, और जब हम सामान का आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं तो यही कारण है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है ना वो कम होता है, बहुत कम है, लेकिन अब बढ़ा है। ठीक है, अगर हमारे देश से गेहूँ, चावल, आलू, टमाटर, बात समझ में आ रही है, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उनका एक्सपोर्ट न किया जाए और वो सब जितना भी सामान है देश में ही रोक लिया जाए तो हमारे देश में जानते हो महंगाई, जो ये खाने पीने की चीज़ है ना, ये और सस्ता हो जाएगा। लेकिन समस्या ये कि भाई जो चीज़ हमारे पास है, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा भी तो चाहिए, हमें विदेशी मुद्रा भी चाहिए, हमें डॉलर की भी ज़रूरत है, हमें यूरो की भी ज़रूरत है। बात समझ में? तो मजबूरी है, क्योंकि हमें पेट्रोलियम भी ख़रीदना है, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम जितनी खपत है ना उतना नहीं पाया जाता। सबसे ज़्यादा हमारा पैसा पेट्रोलियम में जा रहा है, सबसे ज़्यादा, आप ये समझ लीजिए। अगर हमारे यहाँ पेट्रोलियम के मतलब पेट्रोलियम अगर अच्छा होता ना, जैसे सऊदी अरब में है, इराक में है, तो कहीं ना कहीं आज हम अमेरिका को टक्कर देते होते। सही बता रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा हमारा पैसा पेट्रोलियम में जा रहा है, सबसे ज़्यादा। लेकिन मजबूरी है, अगर पेट्रोलियम नहीं खरीदेंगे तो हमारा देश और चौपट हो जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा। तो वही अहमदाबाद, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, कांदला के पास गवर्नमेंट ने जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उनको बिल्कुल फ्री कर दिया है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर अपनी कंपनी खोलिए, सामान बनाइए। अच्छा, इससे फ़ायदा देखिए, व्यक्ति आएगा यहाँ कंपनी खोलेगा कि नहीं खोलेगा? जब यहाँ वो कंपनी खोलेगा तो भारत के लोगों को रोज़गार, मजदूर कहाँ से लाएगा? अमेरिका से लाएगा क्या? अमेरिका के मजदूर यहाँ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में उनकी उतना आय नहीं वो लोग दे पाएंगे, सैलरी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और यहाँ बढ़िया मजदूर उनको मिल जाते हैं, और हमें भी ये होता है कि हमारे लोगों को रोज़गार मिल गया। बात समझे? हमारे लोगों को रोज़गार मिल गया, बाद में सामान यहाँ बना, उसमें मोहर किसकी लग गई? मेड इन इंडिया। बात समझ में आ गई? किसकी मोहर लग गई? मेड इन इंडिया। इंडिया में चीज़ बनी है।
अब वो सामान कहाँ जा रहा है? अब तुम चाहे जहाँ ले जाओ भैया, हम उसका तो चार्ज ले ही ले लेंगे। अब बहुत लंबा इसमें चार्ज लगता है, तुम ये समझ लो बहुत लंबा चार्ज लगता है। अगर कोई सामान हमारे देश से दूसरे देश जाएगा ना तो उसका टैक्स बहुत तगड़ा लगता है, और उधर से अगर इधर आएगा तो उसका भी टैक्स लगता है। ये समझ लीजिए, सरसों का तेल तुम्हारे यहाँ, हमारे जितनी खपत है हमारे देश में सरसों के तेल की, उतना पैदावार नहीं है। हमारे यहाँ पैदावार सरसों के तेल की बहुत कम है, तो जिससे हमें दूसरे देशों से उसका क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है कि निर्यात करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। तो दूसरे देश से जब हम उसका आयात करते हैं ना तो उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उसमें लगा देती है, ठीक है, तभी वो महंगा हो जाती है सामान। ठीक, ये जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा तब उसमें पढ़ाया जाएगा ये चीज़, कैसे मतलब बढ़ गया कैसे घट गया। शुरू कर। तो एक तो तुम्हारा ये बंदरगाह हो गया, कौन सा? कांदला। अब देखिए कांदला के बाद यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसे हम कहते हैं भावनगर। कौन सा नगर? भावनगर। देखिए भावनगर बहुत भाव खाता है। गुजरात का जो ये भावनगर है ना, ये बहुत भाव खाता है हकीकत में, सही बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरे का काम होता है। गुजरात के भावनगर में सबसे ज़्यादा हीरो का काम होता है, हीरे। ठीक, अब देखिए भावनगर के बाद यहाँ पर सूरत है। कौन सा बंदरगाह है? सूरत। सूरत में सबसे ज़्यादा किसका काम होता है? साड़ियों का। होता है कि नहीं होता? यहाँ पर आपको हर मोहल्ले में एक साड़ी कंपनी मिलेगी। जिस तरह फिरोजाबाद में मुझे लगता है शायद कोई ऐसा मोहल्ला हो वहाँ पर कि जहाँ पर कांच का काम ना होता हो। सही बता रहे हैं? जहाँ पर कांच का काम ना होता हो, बाकी हर जगह कांच का काम होता हो फिरोजाबाद में। उसके बाद ये हमारा मुंबई है। तो मुंबई तो भारत का बहुत बड़ा बंदरगाह है। मुंबई की जितनी बड़ाई की जाए उतनी बहुत कम है। क्यों? मुंबई को किस लिए जाना जाता है बता सकते हो? जो मुंबई तुम्हारा सी पोर्ट है, इसे किस लिए जाना जाता है? मुंबई को किस लिए जाना जाता है? तो देखिए मुंबई की 2-3 चीज़ें बहुत फेमस हैं। मुंबई की 3 चीज़ बहुत फेमस है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ की लोकल ट्रेन फेमस है। क्या फेमस है? मुंबई की लोकल ट्रेन। बताया जाता है कि अगर गांव का कोई व्यक्ति है और पहली बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो वो बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी ट्रेन नहीं होती उससे कई गुना लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और सबको जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान। बात समझ में आ रही है? तो पहले से सब रेडी रहते हैं और सीधा पीछे से एक दूसरे को धक्का देंगे। तो जो व्यक्ति उतरना भी होगा ना ट्रेन से अगले स्टेशन में, तो वहाँ से भी धक्का देते हैं कि जल्दी उतरो। बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है मुंबई के लोकल ट्रेन में, आप ये समझ लीजिए। दूसरे नंबर पर मुंबई का पाव भाजी फेमस है। क्या फेमस है? पाव भाजी। बताया जाता है पूरे भारत में सबसे सस्ता पाव भाजी मुंबई में ही मिलता है, पूरे भारत में। ठीक है। उसके बाद तुम्हारी इस मुंबई में फिल्म सिटी भी है कि नहीं बताइए? दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी है, चलचित्र है ना, तो फिल्म उद्योग भी है। उसके बाद मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बताया जाता है भारत में सबसे ऊंची बिल्डिंगें कहाँ पर आपको दिखाई देंगी? मुंबई में ही दिखाई देंगी। और सुनिए, तुम्हारे देश में की जीडीपी में इस मुंबई का 40% कितने परसेंट? 40%, 40% योगदान है। जैसे कि पूरे देश में आप ये समझ लीजिए, पूरे देश में 100 करोड़ रुपए आया
तो 100 करोड़ रुपए में 40 करोड़ रुपए अकेले कहाँ से आ गया? मुंबई से आ गया। मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग टैक्स भरते हैं? तो मुंबई के भरते हैं। अच्छा, टैक्स क्यों ना भरे सबसे ज़्यादा? भारत का बहुत बड़ा शहर है, महानगर है, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी उद्योगपति हैं, अरबपति, वो सब कहाँ खरबपति? मुंबई में ही है। तो भैया जब तुम सब मुंबई में ही रहोगे तो फिर टैक्स भी तो तुम ही सबसे ज़्यादा दोगे कि नहीं दोगे? कोई व्यक्ति अपने यहाँ क्षेत्र में ले लो, कोई व्यक्ति करोड़पति हो जाए तो सीधा वो प्रयास कहाँ करता है कि एक फ्लैट मुंबई में लेके वहीं से मैं अपना ऑफिस चलाऊँगा, बिजनेस। भोजपुरी में कितने हीरो हैं, भोजपुरी के कितने हीरो हैं। जब तक उनके पास पैसा नहीं आता था तब तक सब बिहार में रहते थे। अब उनके पास पैसा आने लगा ना तो डायरेक्टरों को सीधा कहते आप एक काम करिए, आ जाइए मुंबई में, हमारे बंगले में आ जाइए, वहीं हम मूवी साइन करेंगे। अब प्रयास ये करते, पहले भोजपुरी में जितनी फिल्में शूट होती थी, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कर लेते थे। लेकिन आप जानते हो सीधा वहीं कहते हैं आओ वहीं फिल्म सिटी में करते हैं, वहीं बिहार बना लेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश बना लेंगे, वहीं लंदनों बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ हर लोकेशन मिल जाती है। ठीक, हाँ। तो ये तुम्हारा मुंबई हो गया। मुंबई के नीचे यहाँ पर एक सी पोर्ट है जिसे हम कहते हैं जवाहरलाल। क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इसी को कहा जाता है न्हावा सेवा। न्हावा सेवा क्या कहा जाता है? न्हावा सेवा। तो सुनिए, ये एक कार्गो सी पोर्ट है। ये क्या है? कार्गो। अब देखिए, कार्गो का मतलब ये होता है यहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आके रुकते हैं। भाई पहले शुरू में मुंबई एक बंदरगाह था, तो सारे जहाज़ आकर के देश विदेश के सब मुंबई में यहीं पर रुकते थे। तो मुंबई में दिक्कतें बहुत होती थी, क्योंकि अब शहर एक है और दुनिया के हर देश का जहाज़ वहाँ आके रुकेगा तो दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत होगी ना। तो अब जितना भी जिन जहाज़ों में सामान लोड होता है, बात समझे, वो सारे जहाज़ कहाँ आएंगे? जवाहरलाल नेहरू में आएंगे। ये अभी नया बनाया गया है, लेकिन ये भी कौन से तट पर है? अरब सागर के तट पर है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गई? आप देखिए, गोवा में एक बंदरगाह है, मारमा गोवा उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मारमा गोवा। बड़े बंदरगाह हैं, उन्हीं को बताएंगे जो अरब सागर के तट पर स्थित हैं, बाकी को नहीं बताएंगे। यहाँ गोवा है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले कौन सा बता दिए? कांदला। उसके बाद यहाँ पर कौन सा बताए? भावनगर। भावनगर में किसका काम होता था? हीरो का। उसके बाद आपको कौन सा बंदरगाह होता है? सूरत, यहाँ पर साड़ियों का काम। मुंबई बता दिए गए। मुंबई के बाद जवाहरलाल, ये तुम्हारा मुंबई हो गया और ये जवाहरलाल। ठीक, उसके बाद यहाँ पर गोवा में है जिसे हम कहते हैं मारमा गोवा। कौन सा बंदरगाह? मारमा गोवा। ठीक, उसके बाद कर्नाटका का आपको याद रखना, न्यू मंगलौर। कौन सा? न्यू मंगलौर। ये एक बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है। हमारे देश से जितने मसालों का एक्सपोर्ट किया जाता है यहीं से किया जाता है। ठीक है, तो ये न्यू मंगलौर बंदरगाह है और ये तुम्हारा कर्नाटका में पड़ता है। ये भी अरब सागर के तट पर है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल का कोची। कौन सा बंदरगाह? कोची। तो ये भी तुम्हारा अरब सागर के तट पर है। ठीक, तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत के बड़े बंदरगाह में कांदला, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं दूसरा कौन सा है? मुंबई, तीसरा जवाहरलाल, चौथा मारमा गोवा, पांचवा न्यू मंगलौर और छठा कोची। ये उतने बड़े बंदरगाह नहीं हैं जितने के ये हैं। बात समझे? देखिए, जो छोटे बंदरगाह होते हैं, जिस राज्य में वो बंदरगाह होगा वो राज्य सरकार उन्हें चलाएगी, लेकिन जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो चाहे जिस राज्य में हो उन्हें केंद्र सरकार चलाती है। ठीक है, वो सारे के सारे बंदरगाह किसके अंडर में रहेंगे? केंद्र के रहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले अब आगे। ठीक है, अब देखिए, अरब सागर में अनेक नदियाँ गिरती हैं। अरब सागर में अनेक नदियाँ गिरती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी। ये पाकिस्तान का शहर कराची है। तो देखिए, कराची भी एक बंदरगाह है। कराची एक क्या है? ये भी एक बंदरगाह है
ये भी एक सी पोर्ट है, ठीक है। और ये जो कराची बंदरगाह है, एक समय ऐसा था कि 1947 के पहले 1947 के पहले कराची बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी बंदरगाह था। बात समझ में आ रही? 1947 के पहले जितना भी व्यापार होता था इस क्षेत्र के लिए, वो सब कहाँ से होता था? कराची से होता था। लेकिन कराची बंटवारे में चला गया पाकिस्तान के पास। जब कराची बंटवारे में पाकिस्तान के तरफ चला गया तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तभी हमारी उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी तो उसने कांदला बंदरगाह को बनाया। कौन सा बंदरगाह? कांदला बंदरगाह, ठीक है। कराची की जगह कांदला को बनाया गया है, क्योंकि कराची तो चला गया पाकिस्तान, अब वहाँ थोड़ा हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहाँ से थोड़ा करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में, ठीक है। अब देखिए, सिंधु नदी के बाद तुम्हारी एक नदी यहाँ पर और है जिसे हम कहते हैं लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी के बाद तुम्हारी साबरमती, साबरमती के बाद माही नदी, नर्मदा, ताप्ती। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद इस साइड पर पेरियार नदी है, काली नदी है, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में केवल आपको पेरियार याद रखना, बाकी नहीं याद रखना, ठीक है। बाकी आपको इन नदियों को याद रखना है जो अरब सागर में गिरती हैं। देखिए कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले इसे हम लेते हैं पेरियार। कौन सी नदी? पेरियार नदी, ठीक। उसके बाद ये तुम्हारी काली नदी है। कौन सी है? काली नदी। और ये तुम्हारी ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के बाद ये तुम्हारी नर्मदा है, ठीक है। और ये माही है। माही के बाद ये साबरमती है। कौन सी नदी है? साबरमती। और ये तुम्हारी लूनी है, और ये तुम्हारी सिंधु है। तो सुनिए, अरब सागर पर पेरियार, काली, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी और सिंधु, ये ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर पर गिरती। क्या ये नदी लूनी नदी अरब सागर पर गिरती है? तो देखिए, ये किसी सागर, खाड़ी, महासागर में नहीं गिरती है। ये नदी जाती कच्छ के दलदल है ना, वहाँ पर इसका पानी विलुप्त हो जाता है, ठीक। लेकिन इनडायरेक्ट देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अरब सागर में ही तो उसका पानी जा रहा है। भले ही दलदल से होते हुए जा रहा तो क्या हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। हाँ, ये याद रखना। अब देखिए, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो घबराना नहीं। मैं पढ़ाऊँगा कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो फिर आप घबरा जाओगे, कहोगे अभी तुम कह रहे हो अरब सागर में गिरती है, अब बता रहे हो खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो खंभात की खाड़ी में पानी किसका है? अरब सागर का ही तो है कि कहीं से वो लेकर आई है? नहीं लेकर आई ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, इसी अरब सागर में यहाँ पर मुंबई तुम्हारा है। कौन सा महानगर? मुंबई। ये तुम्हारा मुंबई है। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अरब सागर में ही, मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अरब सागर में ही यहाँ पर एक जगह है जिसे हम कहते हैं मुंबई हाई। कौन सी जगह है? मुंबई हाई। यहाँ से तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तेल। अब कहे का तेल निकाला जाता है? बताइए, सरसों का निकाला जाता है कि सोयाबीन का निकाला जाता है? किसका निकाला जाता होगा? हैं? यहाँ से जो तेल निकाला जाता है ना मुंबई हाई से, वो तुम्हारा कच्चा तेल है और वो पेट्रोलियम है। अब सुनिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तेल यहीं से निकाला जाता है, अरब सागर से। बहुत गहराई से निकाला जाता है, ठीक है, बहुत गहराई से ये क्षेत्र में तेल है, पाया जाता है, ठीक। तो मुंबई हाई कौन से सागर में है? अरब सागर में। कोई दिक्कत? अरब सागर के तट पर कौन कौन से राज्य हमारे हैं ये आपको बता दिए गए। अरब सागर के तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं ये बता दिए गए।
अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं ये बता दिए गए, मुंबई हाई को बता दिए गए, अरब सागर कितने देशों से जुड़ा है आपको ये बता दिए गए, कितने महादेशों से जुड़ा है आपको ये बता दिए गए। कहीं ना कहीं देखा जाए आज अरब सागर आपका कंप्लीट, कोई दिक्कत, अरब सागर आपका कंप्लीट। अब चलते हैं किस में, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, ये दोनों खाड़ियाँ पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और आपका लक्षद्वीप सागर और क्या कहते हैं उसे अंडमान सागर, हिंद महासागर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ शुरू करें। अब देखिए ये जो कच्छ की खाड़ी है ना, यहाँ पर गुजरात का एक ज़िला है जिसे हम कहते हैं कच्छ, इसी कच्छ के नाम पर इसका नाम पड़ा है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। इसके एक तरफ इस साइड पर गुजरात का ज़िला है जिसे हम कहते हैं जामनगर। कौन सा नगर है, जामनगर। भारत में सबसे बड़ा तेल की जो रिफाइनरी कंपनियां हैं ना, सबसे बड़ी बड़ी, आप ये कहिए सबसे बड़ा रिफाइनरी सेंटर है जामनगर। रिलायंस ले लो, एस्सार ले लो, मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कच्चे तेल को रिफाइनरी करके फिर ट्रकों में, ट्रेनों में, पाइपलाइन द्वारा फिर मार्केट में भेजा जाता है, तो यहाँ पर उसका रिफाइनरी का काम होता है गुजरात के जामनगर में। तो जो कच्छ की खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी के एक तरफ यहाँ पर जामनगर है और दूसरी तरफ यहाँ पर कच्छ है, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं पानी, यही तुम्हारा कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत, गुजरात के पास है। और ये जो तुम्हारा है ना, ये खंभात की खाड़ी, ये क्या है, खंभात की खाड़ी, ठीक। खंभात की खाड़ी भी गुजरात के पास है, सूरत हो गया, भरूच हो गया, नवसारी हो गया, सब खंभात की खाड़ी से जुड़े हैं, भावनगर हो गया, ये सब खंभात की खाड़ी से जुड़े शहर हैं, लेकिन ये भी किसके पास है, गुजरात के पास। आपको इतना याद रखना है। हाँ, इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि खंभात की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो खंभात की खाड़ी में अभी मैं बता दिया आपको, साबरमती हो गई, माही हो गई, नर्मदा हो गई और ताप्ती हो गई, ये चार बड़ी नदियां हैं जो किस खाड़ी में गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में। कोई दिक्कत। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो इनडायरेक्ट तुम्हारी लूनी नदी, इनडायरेक्ट कौन सी नदी, लूनी नदी। तो कच्छ की खाड़ी ख़त्म, खंभात की खाड़ी ख़त्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये जो दिख रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जब आपको भारत के द्वीप समूह पढ़ाए जाएंगे तब एक एक द्वीपों को हम पढ़ाएंगे कि कौन सा लक्षद्वीप के और कौन अंडमान, ठीक है। तो लक्षद्वीप के पूरब साइड पर यहाँ पर ये देखिए लिखा ना लक्षद्वीप से, तो यहाँ पर लक्षद्वीप सागर है। कौन सा सागर है, लक्षद्वीप सागर है। और लक्षद्वीप सागर तुम्हारा कौन से तट से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये तट है, इसी तट को हम कहते हैं मालाबार का तट। कौन सा तट है, मालाबार का तट। तो लक्षद्वीप सागर तुम्हारा मालाबार के तट से जुड़ा हुआ है। मालाबार तट के ऊपर तुम्हारा कोंकण का तट है। किसका, कोंकण। अच्छा कोंकण का है कि कन्नड़ का, ये कन्नड़ का तट है। किसका, कन्नड़ का। इसके ऊपर फिर तुम्हारा कोंकण है, ठीक है। अभी ये तुम्हारा काठियावाड़ का तट है। किसका है, काठियावाड़। कोई दिक्कत इसमें। तो देखिए अरब सागर पढ़ लिए, खंभात की क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और लक्षद्वीप सागर, ये सब पढ़ लिए, ठीक। अब आज की क्लास यहाँ पर ज्योग्राफी के यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जिसको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें, ठीक है।